नमस्कार साथियों, A1 ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। साथियों, हम बात कर रहे थे कोशिका के बारे में और हमने बहुत सारी जानकारी प्राप्त कर ली कि कोशिका की खोज किस तरह हुई और कोशिका के बारे में, कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, कोशिका भित्ति क्या होती है। और पिछली क्लास के अंदर हमने अध्ययन किया था कोशिका झिल्ली के बारे में कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। और आज हम बात करने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो पदार्थ भरा होता है उसे हम जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग पाए जाते हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बात करते हैं कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। प्रोटोप्लाज्म, इसको हिंदी में जीवद्रव्य कहा जाता है। अब देखिए, प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो भागों से मिलकर बना हुआ होता है कोशिका के अंदर। जो पहला होता है उसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म, इसको हिंदी में कोशिका द्रव्य कहा जाता है। दूसरा होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या होता है न्यूक्लियोप्लाज्म? केंद्रक द्रव्य। देखिए, मान लीजिए ये कोई सेल है। हमने पिछली क्लासों के अंदर अध्ययन कर लिया था कि सेल के चारों ओर पाई जाती है वो क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। उसके अंदर क्या पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है। अब कोशिका के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है, जो लिक्विड पदार्थ होता है, वो क्या होता है, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है। ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, रंगहीन एवं जेली लाइक मटेरियल होता है। क्या होता है, रंगहीन एवं जेली लाइक मटेरियल। जेली क्या होती है, ना ही तो कोई लिक्विड होती है ना ही कोई सॉलिड होती है, बीच का सा जो मीडियम होता है उसे जेली लाइक मटेरियल कहते हैं। वो कोशिका के अंदर भरा हुआ होता है। और कोशिका के अंदर जो मास्टर ऑर्गन है उसे क्या कहा जाता है, केंद्रक कहा जाता है। तो केंद्रक के अंदर जो पदार्थ भरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं। और केंद्रक के चारों ओर जो पदार्थ भरा हुआ होता है या पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इन दोनों को मिलाकर ही क्या कहा जाता है, जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो अब सेल ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग जो पाए जाएंगे वो किसके अंदर पाए जाएंगे, इसके अंदर पाए जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। प्लांट सेल के अंदर लवक पाया जाता है, प्लास्टिड पाया जाता है, उसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। और कोशिका के चारों ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया। और इसके अंदर अंतःपद्रवी जालिका पाई जाती है और लाइसोसोम्स भी पाए जाते हैं और राइबोसोम्स भी पाए जाते हैं। ये क्या है, कोशिका के कोशिकांग हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो ये जो कोशिकांग हैं वो किस में पाए जाते हैं, प्रोटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। हमने बात कर ली कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। जो कोशिका के अंदर संपूर्ण जो जेली लाइक रंगहीन जो द्रव्य होता है उसे क्या कहा जाता है, जीव द्रव्य। अब साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो केंद्रक द्रव्य को छोड़कर बचा हुआ पदार्थ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। और केंद्र के अंदर जो पाया जाता है वो क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। हम इसके सब के बारे में अध्ययन करेंगे। अब जो भी सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाएंगे वो किसके अंदर पाए जाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया ना। तो अब हम बात करते हैं जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। इसको कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं हम। पहला सेल ऑर्गेनेल्स है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया, सूत्र कणिका।
क्या है, सूत्र कणिका। अब माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, कोशिका का शक्तिगृह भी कहा जाता है, क्योंकि ये कोशिका के अंदर क्या करता है, एनर्जी का उत्पादन करता है। वो किस रूप में करता है, एटीपी के रूप में करता है। तो सबसे पहले हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिखें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, कोशिका का शक्तिगृह, पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, कोशिका का शक्तिगृह है। क्यों है, ये कोशिका के अंदर क्या करता है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। वो किस रूप में करता है, वो क्या है, एटीपी के रूप में। किस रूप में, जो फॉर्म है वो क्या है, एटीपी। अब एटीपी का पूरा नाम क्या है, ये भी बहुत बार कंपटीशन एग्जामों के अंदर पूछा जाता है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। जो ऊर्जा किस रूप में बनती है, एटीपी के रूप में। जैसे हमारे घरों के अंदर जो मीटर लगे हुए होते हैं वो क्या है, वहाँ से पूरे हाउस के अंदर ऊर्जा की क्या होती है, सप्लाई होती है। उसी तरह यही क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो क्या होता है, एक ऊर्जा बनाने वाला क्या है, पावर हाउस है कोशिका के अंदर। और ये जिस तरह हमारी करेंसी होती है, करेंसी से हम कुछ भी सामान को खरीद सकते हैं या बेच सकते हैं, वो हमारे लिए ऊर्जा है। उसी तरह कोशिका के अंदर एटीपी भी क्या है, करेंसी है। इनसे क्या होता है, जो भी ऊर्जा चाहिए इनसे ले ली जाती है और कोशिका का कोई भी कार्य हो या फंक्शन होता है वो क्या कर लिया जाता है, पूर्ण कर लिया जाता है। तो अब जिस कोशिका को क्या होती है, ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है या ज़्यादा कार्य करती है या ज़्यादा कोई भी कोशिका एक्टिव होती है, तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। जो मोर एक्टिव सेल होगी तो उसके अंदर क्या होंगे, ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। अब बात करें कि कोशिका की खोज के बारे में, इसको सबसे पहले किसने देखा, तो कोल लेकर नामक का एक साइंटिस्ट है, उसने माइटोकॉन्ड्रिया की क्या किया, ऑब्जर्व किया, उसको सबसे पहले देखा। किस में देखा, कोल लिकर नामक साइंटिस्ट ने सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, ऑब्जर्व किया। और किसके अंदर किया, जो कीट होते हैं, कीट कौन सा, कॉकरोच के अंदर जो स्ट्रेट मसल्स होती है, रेखित पेशियां होती है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को क्या देखा। किस में देखा, इंसेक्ट की जो स्टेट सेल होती है, स्टेट मसल्स उसके अंदर किस ऑब्जर्व किया, इस माइटोकॉन्ड्रिया को। और इंसेक्ट का नाम क्या है, वो है कॉकरोच। और वो पेशी कोशिका के अंदर देखा। अब देखा तो किसने, कोल लेकर ने देखा। और इसका नाम उसने क्या दिया, माइटोकॉन्ड्रिया का। ये तो अब माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है, लेकिन कोल लेकर ने उसे क्या कहा, सार्कोसोम नाम दिया था उसने। क्या नाम दिया था, सार्कोसोम्स। तो ये सबसे पहले कोल लेकर नामक साइंटिस्ट ने माइटोकॉन्ड्रिया को क्या किया, ऑब्जर्व किया। किस में, इंसेक्ट में। इंसेक्ट का नाम क्या है, वो है कॉकरोच। और कॉकरोच की जो मसल्स रेखित पेशी है उसके अंदर किसको देखा, माइटोकॉन्ड्रिया को देखा। और उसका नाम क्या दिया, सार्कोसोम्स नाम दिया। उसने देखा तो इसने, लेकिन उसे डिस्कवरी का या खोज का क्रेडिट इसको नहीं मिला। अब खोज किसने की, वो दूसरे साइंटिस्ट हुए हैं। बायोलॉजी में अक्सर ऐसा होता है ही कि खोज कोई और करता है, कोई देखता कोई और है, उसका नाम कोई और देता है। तो बात करें इसकी डिस्कवरी की,
खोज वो किसने की? 2 साइंटिस्ट हुए हैं, एक का नाम है फ्लेमिंग, दूसरा का नाम है अल्टमान। कौन है? फ्लेमिंग एंड अल्टमान नामक 2 साइंटिस्टों ने किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। अब माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो किसने दिया? ये टर्म भी अलग साइंटिस्ट ने दिया, उसका नाम क्या है? बेंडा नाम है। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया टर्म है वो किसने दिया? बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया। किसने दिया? बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर, कोई भी सेल हो, सभी सेलों के अंदर ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन कुछ इसके एक्सेप्शन भी है। जैसे मानव की आरबीसी कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, उसके अंदर ऊर्जा का उत्पादन नहीं होता है। तो ये कुछ माइटोकॉन्ड्रिया की हमने शब्दावली के बारे में या कुछ इसकी खोज किसने की, उसका नाम किसने दिया, अलग अलग हमने बातें की, अलग अलग साइंटिस्टों के बारे में जिक्र किया। और ये किसके अंदर पाया जाता है? प्लांट और एनिमल सेल के अंदर पाए जाते हैं। जो कोशिका अधिक क्रियाशील होगी उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी, क्योंकि जो अधिक सक्रिय होगी उसमें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसे ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। तो एक्टिव होने के लिए उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। वो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन पूरी करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया करेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी का क्या करेगा? प्रोडक्शन या उत्पादन करेगा, और वो सेल के अंदर क्या कर ली जाएगी? काम ले ली जाएगी। तो ये तो हुई इसके कुछ बातों के बारे में बात की। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना किस प्रकार की होती है। तो बात करते हैं संरचना के बारे में। स्ट्रक्चर कि माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर अलग अलग सेल्स के अंदर वेरी करती है कि कुछ के अंदर अलग टाइप की होती है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन कुछ वेरी करती है। हम इन जनरल बात करेंगे कि सामान्यतः किस प्रकार की होती है। तो माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर है वो एक अंडाकार होती है, जैसे अंडे के समान होती है। जो बाहर की ओर जो झिल्ली पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? बाह्य झिल्ली, या उसे क्या कहते हैं? आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन। अब जो इसकी अंदर की झिल्ली है वो इसी प्रकार ये गोलाकार नहीं होती है, वो कुछ अंदर की ओर धसी हुई होती है। कैसे होती है? जैसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है इसके अंदर। जो दूसरी मेम्ब्रेन है अंदर वाली, वो इस तरह अंदर की ओर क्या होती है? झुकी हुई होती है, या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के रूप में उभरी हुई होती है। इन उभरी हुई स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी। तो ये अंदर वाली हो गई इनर मेम्ब्रेन, आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। अब आप देख रहे हैं इन दोनों के मध्य क्या है? थोड़ा स्पेस है, दोनों आउटर मेम्ब्रेन के अंदर और किसके अंदर? इनर मेम्ब्रेन के अंदर। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। जो खाली जगह है इसको क्या बोला जाता है? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। तो ये तो हो गई बाह्य झिल्ली, आउटर मेम्ब्रेन। ये हो गई आंतरिक झिल्ली, इनर मेम्ब्रेन। और इन दोनों के मध्य जो पदार्थ या जो खाली जगह उसे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस कहा जाता है। और ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रिस्टी।
क्रिस्टी। अब इसके अंदर एक पदार्थ भरा हुआ होता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे मैट्रिक्स बोला जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो द्रव्यनुमा अंदर पारदर्शी जो पदार्थ होता है उसे क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स होता है, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का क्या होता है? डीएनए भी होता है, इसके अंदर राइबोसोम्स भी होते हैं, और क्या होता है? आरएनए भी होता है। तो ये मान लीजिए इसके अंदर कोई डीएनए है और ये आरएनए के पार्टिकल्स हैं इसके अंदर। तो ये गोलाकार दिखाई दे रहा है और डबल है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? डबल सर्कुलर डीएनए होता है। क्या होता है? डीएस, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। और ये क्या है? राइबोसोम्स हैं। क्या है? इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर 17 प्रकार के क्या होते हैं? राइबोसोम्स पाए जाते हैं। अब देखिए जो क्रिस्टी होती है उसके ऊपर कुछ महीन महीन पार्टिकल्स पाए जाते हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। उसको क्या कहा जाता है? उसे F1 पार्टिकल बोला जाता है, या उसे क्या बोला जाता है? ये क्या है? इसके ऊपर पार्टिकल्स पाए जाते हैं। सभी क्रिस्टी के ऊपर ऐसे पार्टिकल्स पाए जाते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? F1 पार्टिकल्स, या उसका दूसरा नाम है ऑक्सीसोम। ये क्या है? F1 पार्टिकल। पार्टिकल, या उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीसोम। सोम यानी क्या होता है? कोई काय होती है, बॉडी, और ऑक्सी मतलब होता है ऑक्सीजन। जो ऐसी काय या ऐसी संरचना जो ऑक्सीजन का उपयोग करे उसे क्या बोला जाता है? ऑक्सीसोम, या इसे दूसरा नाम F1 पार्टिकल भी कहा जाता है। यहाँ क्या होता है कि जो अंत के अंदर जो ऑक्सीजन काम में ली जाती है, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस होती है, वो यहाँ ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जो चेन चलती है, सिस्टम होता है, उसके अंदर क्या होता है? यहाँ ऑक्सीजन का यूज़ लिया जाता है। और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के जो मैट्रिक्स है, इसके अंदर क्या होता है? क्रेब्स साइकिल चलता है। क्रेब्स साइकिल के दौरान ATP का क्या होता है? उत्पादन होता है। अब इसमें तो क्या होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, लेकिन जो बैक्टीरियल सेल्स होती है उसके अंदर जो मेसोसोम नामक की स्ट्रक्चर होती है उसे क्या बोला जाता है? उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी बोला जाता है। तो इस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया की या सूत्रकणिका की स्ट्रक्चर के बारे में देखा कि इसकी किस प्रकार की संरचना होती है। हम इस केवल डायग्राम से ही सब कुछ बहुत सारी बातों का अध्ययन कर सकते हैं कि बाह्य झिल्ली कौन सी होती है, आउटर मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और जो इसमें फिंगर लाइक जो उभार हुए हैं उसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी बोलते हैं। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? डबल सर्कुलर डीएनए पाए जाते हैं। और जो क्रिस्टी होती है उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, उसे F1 पार्टिकल या ऑक्सीजन कहते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन का यूज़ लेते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड पदार्थ भरा होता है उसे क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। तो इस तरह हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बहुत सारी जानकारी ली, और हम अगली क्लास के अंदर हम अध्ययन करेंगे कि प्लास्टिडिया हरित लवक क्या होता है। तो जो विद्यार्थी या जो भाई बहन हमारे इस चैनल पर नए हैं उसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि हमारा चैनल कुछ ग्रो हो सके और हमें मोटिवेशन मिल सके और आपके लिए हम नए नए वीडियो बना सकें। तो ये आपका बहुत ही आभार होगा हमारे लिए। तो प्लीज़ जो विद्यार्थी नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।